Mitesh has given the answer √3/2 plus 25/2. बेटा वेलोसिटी का वेक्टर भी निकालो पहले वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकालो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, है ना। पहले वेलोसिटी का वेक्टर फाइंड करो और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालो। सबको ट्राई करना है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सर नहीं हो रहा है, देखो इधर, अब पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, इधर देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो बेटा, इस ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट्स इधर हो जाएंगे, ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 मीटर पर सेकेंड, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा विच इज 1 cos 60 विच इज इक्वल टू 1/2। दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा which is 1 sin 60 which is equal to √3/2। सिमिलरली मिरर के भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। वन इज योर 2 cos 30 which is 2 into √3/2, or you can say √3, and another is your 2 sin 30 which is equal to 1। ठीक है, तो पहले हमने सबके कंपोनेंट्स कर दिए। अब हमें एक चीज़ पता है ना, कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखो कि पैरेलल वेलोसिटी विल नॉट अफेक्ट ऑब्जेक्ट की। जो पैरेलल वेलोसिटी है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होती है। जो ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी है, इमेज की पैरेलल वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी is equal to image की parallel velocity। parallel velocity is not affected by the mirror। चाहे मिरर आपका कितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, किसी भी एंगल पे मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पैरेलल वेलोसिटी तो एज इट इज आ जाएगी विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी हमने देखा पैरेलल वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की बात करें तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना। 1 मीटर पर सेकेंड कौन सी डायरेक्शन में? तो ऊपर की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव जे कैप, सो विल राइट पॉजिटिव जे कैप। दिस विल बी द पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, है ना। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ अगर आप चाहो तो। यहाँ पे आप डायग्राम बनाओ, बढ़िया से इसको डायग्राम बना के सॉल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ √3, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर √3 डायरेक्टली, हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आप ऐसे डायग्राम बना लिया करो। जिसको नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, तो इमेज भी आपके सेम डिस्टेंस पे इधर कहीं होगी। सपोज करो इधर आपकी इमेज है,
तो इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ऑब्जेक्ट के पैरेलल कंपोनेंट के बराबर होगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी कंपोनेंट होगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। तो आधा काम तो हमारा इधर हो गया। अब हमें इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। उसके लिए हमारे को इक्वेशन पता है, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, और मिरर की भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट की भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो कौन सा है, ये वाला है, विच इज √3। सो 2 टाइम्स ऑफ √3 in the direction of minus I cap. You will write here. Direction is also important. ये जो velocity है देखो नेगेटिव ऑफ I cap में जा रही है। सो यहाँ पे आपको डायरेक्शन के साथ velocity को लिखना पड़ेगा। Direction is very very important. So we'll write here 2 times of √3 in the direction of minus I cap minus ऑब्जेक्ट की velocity क्या है देखो, ये है परपेंडिकुलर वेलोसिटी विच इज 1 cos 60, और यू कैन से 1/2 इन अ डायरेक्शन ऑफ प्लस आई कैप। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2√3 minus 2√3 minus 1/2 I cap, or you can write 2√3 plus 1/2 in the direction of minus I cap। सही बात है ना, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है तो इमेज आपकी ऐसे जाएगी। इमेज किधर जा रही है, माइनस आई कैप में जा रही है। ठीक है, इमेज भी आपकी दूर भागेगी ना। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, विच इज 2√3 प्लस 1/2। तो अब आपका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो आपको इस तरह से मिलेगा। योर नेट वेलोसिटी वेक्टर विल बी, वेलोसिटी वेक्टर आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा देखो। तो पहले वेलोसिटी वेक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट ध्यान से देखो। वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 1/2 in the direction of minus I cap plus 1 meter per second in the direction of J cap. This is the perpendicular component of velocity and this is the parallel component of velocity. स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफाई भी कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज योर नेट वेलोसिटी, this is your perpendicular component of velocity and this is your parallel component of velocity. नेट मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करो, √2√3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? अब समझ आया सबको? यस, हाउ टू कैलकुलेट दिस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो आओ एक सवाल और करते हैं, इस पर थोड़ा अलग टाइप का करेंगे। अब सपोज करो हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है वेक्टर फॉर्म में, लेट्स से। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। If velocity of object is given in vector form, is equal to 2y cap plus 3j cap minus 4k cap, and velocity of mirror is also given to you, 4i cap minus 2j cap
plus 2k cap. And it is said that normal of the mirror is along z axis. Normal of the mirror कहाँ पे लाई कर रहा है? Along z axis. Normal of the mirror is lying along z axis. ठीक है, नॉर्मल ऑफ द मिरर कहाँ पे लाई कर रहा है आपका? z एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है. z एक्सिस के अलॉन्ग मतलब आप समझ रहे हो ना इसको? 3D में आपको वेक्टर दिए हुए हैं. नॉर्मल ऑफ द वेक्टर, नॉर्मल ऑफ द मिरर मतलब मिरर का जो डायरेक्शन है, मतलब आपका मिरर 3D में ऐसे लाई कर रहा है. मिरर 3D में मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है ना. जैसे ये सपोज करो आपका XY प्लेन है. ये 3D का क्वेश्चन आ गया. अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो. सपोज करो ये हमारा XY प्लेन है, ठीक है. ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. तो मिरर का जो नॉर्मल है वो इधर कहीं लाई कर रहा है z एक्सिस के अलॉन्ग. मिरर का नॉर्मल z एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब मिरर आपका कहाँ पे लाई कर रहा है? मिरर आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है, तभी तो उसका नॉर्मल z एक्सिस में लाई करेगा. खुद से सोचो, मिरर आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है. ये आपका मिरर है सपोज करो. दिस इज योर मिरर. क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना अभी. व्हेन योर मिरर लाइज इन द XY प्लेन, then the normal to the mirror will be in the z direction. When your mirror lies in the XY plane, अब मिरर कहाँ लाई कर रहा है? आपका XY प्लेन पे लाई कर रहा है. देखो मिरर ऐसे लाई कर रहा है. ये आपका मिरर है और इसका जो नॉर्मल है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है. मीन्स आई कैन शो द नॉर्मल in your z direction. This is your x direction, this is your y direction, this is your mirror. और इसके जो नॉर्मल वेक्टर है, मिरर का जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपकी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, इन द z डायरेक्शन. तो इस तरह की सिचुएशन दी हुई है. तो अब हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन दिस केस. इस केस में इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज गिवन टू यू. देखो ऑब्जेक्ट और मिरर का आपको वेलोसिटी दे रखा है, तो हमें इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना है. क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस? हाँ, तो जल्दी से फाइंड करो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा. मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा. ये 3D प्रॉब्लम है. कंसेप्ट हमारा वही रहेगा कि पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा. जो कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होगा वो कंपोनेंट वेलोसिटी का कभी चेंज नहीं होगा. ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल चेंज. कंसेप्ट इज दिस. बस इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन ले लिए. कंसेप्ट सिर्फ एक ही लाइन का है कि मिरर का पैरेलल, मिरर से जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. हमेशा चेंज किस में आएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेंज आएगा. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे, ये आपको सोचना है. थोड़ा सा सोचो. डायग्राम भी आपको बना दिया है. काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और ये 3D में थोड़ा क्वेश्चन चला जाता है. हमेशा दिमाग में ये बात रखोगे कि
मिरर से जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेंज आएगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इमेज का निकालना हमें पता है। वी विल यूज़ दैट इक्वेशन। देखो मितेश का आंसर आ गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब निकाला इसने। इसने कंसेप्ट को समझ लिया है। बाकी लोगों का आंसर आया? जिनका नहीं आया इधर देखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। देखो मिरर आपका कैसे रखा गया? XY प्लेन में। मिरर इज प्लेस्ड इन योर XY प्लेन, मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा वो पैरेलल कंपोनेंट होगा ना प्लेन मिरर के। देखो मिरर इज पैरेलल टू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड मिरर इज आल्सो पैरेलल टू x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। जो ऑब्जेक्ट की x कंपोनेंट की वेलोसिटी है वही इमेज की भी होगी, जो ऑब्जेक्ट की y कंपोनेंट की वेलोसिटी है वही इमेज की होगी, क्योंकि मिरर आपका पैरेलल प्लेस किया गया है x और y एक्सिस के। ठीक है, तो पैरेलल कंपोनेंट कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा? जो कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे? ये वाला कंपोनेंट जो है ये मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो खाली इसमें चेंज आएगा। तो इसमें निकालने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे। vi परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू vi परपेंडिकुलर, जल्दी से फॉर्मूला लगाओगे। vi परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vm परपेंडिकुलर माइनस vo परपेंडिकुलर। तो 2 टाइम्स ऑफ vm परपेंडिकुलर। अब vm परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको? देखो vm परपेंडिकुलर इज 2 माइनस vo परपेंडिकुलर इज -4, so minus of -4, 4 plus 4 will be 8, so your velocity of image will be, directly आपका आंसर आ जाएगा, there will be no change in x and y component because it is parallel to the plane of mirror, 2i cap plus 3j cap plus 8k cap। क्या मेरी बात आपको समझ आई? हाँ, अब सपोज करो अगर मैं मिरर को ऐसे रख देता, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया। सपोज करो मैं मिरर को ऐसे रखता, बड़े ध्यान से देखना, वो कैसे भी कर सकता है ना मिरर को, जरूरी थोड़ी हर बार आपको मिरर ऐसा ही दे। अब मिरर सपोज करो आपका XY प्लेन में ना हो के YZ प्लेन में होता, तो फिर क्या करते? सपोज करो आपका मिरर इधर रखा होता YZ प्लेन में। Let's say this is your x axis, this is your y axis and this is your z axis। ठीक है, सपोज करो हमारा मिरर इधर रखा होता YZ प्लेन में, इस तरह से हमारा मिरर रखा होता। तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो है बेटा वो x एक्सिस की तरफ लाई करता। इसका जो नॉर्मल वेक्टर कहाँ पे लाई करता? इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। मिरर का नॉर्मल वेक्टर कहाँ लाई करता? तो अब आपका वेलोसिटी में देखो कौन से कंपोनेंट में चेंज होता? देखो y कंपोनेंट में चेंज नहीं होता और z में भी चेंज नहीं होता। किस में चेंज होता? x कंपोनेंट में चेंज हो जाता। बात समझ आ रही है? अगर मिरर आपका ऐसे रखा होता तो देखो z एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों एक्सिस मिरर के पैरेलल हो गई। ये दोनों एक्सिस जो है मिरर के पैरेलल है, तो इन कंपोनेंट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेंज आएगा। तो अगर इस सिचुएशन की बात करूं तो मेरा आंसर क्या होता? तो मेरा आंसर में ट्विस्ट आ जाता। देखो नाउ माय आंसर विल बी, अब मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाता? देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी, y और z कंपोनेंट सेम रहता, मतलब y कंपोनेंट क्या था? 3j कैप माइनस 4k कैप। y और z में कोई चेंज नहीं आता। किस में चेंज आता? x कंपोनेंट में चेंज आ जाता।
आई कैप वाले में चेंज आ जाता। अब आई कैप वाली वेलोसिटी निकालने के लिए आप अगेन सेम फॉर्मूला लगाओगे, वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम परपेंडिकुलर माइनस वी ओ परपेंडिकुलर। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ वी एम परपेंडिकुलर, तो वी एम परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन की आप देखते हैं। अब तो एक्स डायरेक्शन की परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है मिरर की, 4, माइनस ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन की परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, 2। 4 2 जा 8 माइनस 2 विल बी 6, सो दिस विल बी 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। अगर आपका मिरर ऐसे रखा गया होता तो आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज ये होती। ठीक है, सपोज करो मिरर को यहाँ पे रख देते। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, इतने समझदार तो हो ही। सपोज करो मिरर को जेड एक्स प्लेन में रख देते, यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसे। अब मिरर के साथ कबड्डी खेल रहे हो सर, सपोज करो मिरर को हम ऐसे रख देते, ये वाले प्लेन में रख देते, ये वाले प्लेन में आपका मिरर होता। इसका नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ लाई करता, वाई एक्सिस की तरफ। का नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ लाई करता, वाई एक्सिस की तरफ। तो अब आपका जो भी चेंज आता वो जे कैप में चेंज आता। आपका एक्स और वाई कंपोनेंट, सॉरी जेड और एक्स कंपोनेंट सेम रहता क्योंकि वो मिरर के पैरेलल है। तो अब जो भी आपका चेंज आता वो वाई कंपोनेंट में चेंज आता। क्या बात को समझ भाई? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? यस यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अभी तक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये 2 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार क्वेश्चन आए हैं और ये दोनों इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। पहला इक्वेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लो बेटा ध्यान से। इस इक्वेशन पे क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए हैं। जो क्लास में ये वाली नहीं आए थे वो ये वाला लेक्चर देख लेंगे। E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट n कैप इन द डायरेक्शन ऑफ योर नॉर्मल वेक्टर। पहला इक्वेशन ये, एंड सेकंड इक्वेशन आपका मिरर का जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है। विच इज इक्वल टू वी आई परपेंडिकुलर। ये दोनों इक्वेशंस के ही एप्लीकेशन मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में, तो ये दोनों इक्वेशंस को पता होने चाहिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अपन। अच्छा, मैंने आपको अल्फाबेट्स बोले थे, कितने अल्फाबेट्स आपने फाइंड किए थे क्या? जैसा कि हम प्लेन मिरर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे कि प्लेन मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होता है तो इमेज आपकी ऐसी बनती है, फलाना ठिकाना, है ना। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। और फुल साइज ऑफ अगर हमें इमेज देखना है तो हमें मिरर का साइज़ कितना चाहिए, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिनिमम जो मिरर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, ठीक है, तो इमेज भी आपकी ऐसे फॉर्म होगी। सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस विल बी योर इमेज। बताओ नेचर कैसा होगा इमेज का? When object is parallel to the mirror, then image is also parallel to the mirror. When object is parallel to the mirror, then image is also parallel to the mirror. अब यहाँ पे देख के बताओ नेचर कैसा है इसका? अच्छा, नहीं किया था तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को पैरेलल प्लेस करेंगे तो इमेज आपकी कैसी बनेगी? बिल्कुल पैरेलल बनेगी। तो बताओ इसका नेचर कैसा होगा इमेज का? इमेज का नेचर कैसा होगा?
What is the nature of this image? इस इमेज का नेचर कैसा होगा बेटा? देखो वर्चुअल इमेज है, सुबह तो पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था क्या? नेचर तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो ना। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड तो है नहीं, सीधी की सीधी है। देखो ठीक है, क्लियर है? इन्वर्टेड कब होगी आपकी इमेज पता है? जब आपका मिरर ऐसे रखा गया होगा। देखो सपोज करो आपका मिरर ऐसे रखा गया, when object is placed perpendicular to the mirror, ठीक है? अभी ऑब्जेक्ट को हमने पैरेलल रखा है बेटा मिरर के। when object is placed parallel to the mirror then image will also be parallel to the mirror. when object is placed perpendicular to the mirror, देखो अगर आप ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखोगे मिरर के तो आपकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। ध्यान से देखना, ये मेरा सपोज करो मिरर है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट को मैंने इस मिरर के परपेंडिकुलर रखा है। ये मेरा मिरर इस तरह से, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट which is perpendicular to the mirror, then image will also be perpendicular to the mirror. This is your inverted image. So प्लेन मिरर में भी आपकी इमेज इन्वर्टेड बनती है। तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होता है मिरर के। जब ऑब्जेक्ट आपका पैरेलल होगा तो इमेज भी पैरेलल होगी। जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होगा तो इमेज भी आपकी ऐसी परपेंडिकुलर बनेगी। दिस इज योर इन्वर्टेड इमेज, ठीक है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सपोज करो ऑब्जेक्ट हमारा किसी एंगल पे रखा गया, ना परपेंडिकुलर रखा गया ना पैरेलल रखा गया, किसी एंगल पे ओरिएंटेड है सपोज करो, ठीक है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे ओरिएंटेड है तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखना, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। आपने ये तो बता दिया कि ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल होगा तो इमेज भी पैरेलल बनेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर होगा तो इमेज भी मिरर के परपेंडिकुलर ही बनेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे ओरिएंटेड, सपोज करो मिरर आपने ऐसे रखा हुआ है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन वी कांट कमेंट अबाउट द इमेज। हम इमेज के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना। एक कंपोनेंट तो पैरेलल होगा, देखो एक कंपोनेंट इसका मिरर के पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट इसका मिरर के परपेंडिकुलर होगा। ये जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज योर ए बी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट हैज टू कंपोनेंट्स, वन विल बी परपेंडिकुलर एंड वन विल बी पैरेलल। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हमें ये बताएगा कि इसका इमेज वर्चुअल बनना चाहिए और इरेक्ट बनना चाहिए। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये बताएगा कि इसका इमेज इन्वर्टेड बनना चाहिए। तो हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ गैस नहीं कर सकते। जब आपका ऑब्जेक्ट किसी थीटा एंगल पे पड़ा होगा, मतलब प्लेन मिरर से अगर किसी थीटा एंगल पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो हम उसके नेचर पे कोई कमेंट नहीं कर सकते वेदर इट विल बी इन्वर्टेड इमेज और इट विल बी इरेक्ट। वी कांट कमेंट। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार लगा के लिखना, स्टार लगा के नोट करके लिखना। When the object is placed at some angle in front of a plane mirror, then we can't comment about the nature of image. We can't comment
about nature of image. ठीक है, इमेज के नेचर पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस. चौथा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सबको समझ आ गया. चौथा पॉइंट क्या है? लेटरल इन्वर्जन. ये हम सबको पता रहता है. लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस्ड है तो उसकी इमेज इस तरह से बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म हो. ये मैंने आपको शायद पहले बता दिया था. इसमें हमने डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लेके डिस्कस किया था, A to Z, इफ़ यू रिमेंबर. सपोज करो मैंने P लेटर रखा है मिरर के सामने, तो इसका इमेज आपको ऐसे मिलेगा, उल्टा P. सपोज करो मैंने A लेटर रखा है, तो A पे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, A का A ही बनेगा. अगर मैंने B लेटर रखा है तो B का लेटरल इन्वर्जन क्या हो जाएगा? उल्टा B. तो मैंने आपको बोला था इनमें से कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिसमें लेटरली इन्वर्जन शो होता है और कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन शो नहीं होता है. ये आपको आइडेंटिफाई करना था. फ्रॉम A to Z, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स which shows laterally inversion and identify the number of alphabets which do not show the lateral inversion. ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. A to Z में से कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं कि जो लेटरल इन्वर्जन को शो करते हैं. तो आज आपका ये कैलकुलेट करके मुझे बताना. जितने अल्फ़ाबेट्स है सबको कैलकुलेट करना, मिरर के आगे लगाना और सारे के सारे कैलकुलेट करके बताना. टोटल आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. 26 में से मुझे बताना कितने शो करते हैं, कितने शो नहीं करते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में शायद पूछा गया है या जेई में पूछा गया है. दोनों में से एक एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है. तो उनमें से ये पूछा गया था कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स विल शो द लेटरल इन्वर्जन. तो आपको निकाल लोगे तो आपको पहले से ही पता रहेगा, दिमाग में रहेगा कि इतने अल्फ़ाबेट शो करते हैं और इतने अल्फ़ाबेट शो नहीं करते हैं. ठीक है, ऑन द स्पॉट तो आप वहाँ निकालने बैठोगे नहीं, तो इसको पहले ही निकाल के रख लो. और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए. चलो, ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा. यहाँ तक सब क्लियर हो? यस. एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? Now we will discuss image formed by two different mirrors. ठीक है. हाँ देखो, केशवी ने आंसर निकाल दिया, आदित्य ने भी निकाल दिया. 11 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो शो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी तो बताओ. 15 शो करेंगे. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है. और 11 शो नहीं करेंगे. दोनों ने सही जवाब दिया. तो 26 में से 15 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं आपके. तो ये आपका कंसेप्ट पॉइंट बन गया. इसको कॉपी में लिख लेना अपनी. एग्ज़ाम में जब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे सॉल्व करने मत बैठना, डायरेक्ट आप टिक कर देना. 15 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं. 11 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करते हैं इन प्लेन मिरर. तो टोटल आपके कितने हो गए? 26. क्लियर है सबको? यस. नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज फॉर्म बाय टू मिरर्स. अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं तो उनमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? देखो, बड़े ध्यान से देखना. अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन आपका कैसे होगा? और दोनों मिरर्स आपके इंक्लाइंड है, सपोज करो किसी एंगल थीटा. दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2. Both the mirrors are inclined together at an angle of theta. दोनों एंगल्स थीटा पे आपके इंक्लाइंड है. तो सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है. पहले कंसेप्ट को समझते हैं. अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहले मिरर के लिए जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है
उतने डिस्टेंस पे हमारी इमेज फॉर्म हो गई यहाँ पे. नाउ दिस विल बी द इमेज फॉर मिरर 1 एंड दिस विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2. तो मिरर 2 से इस इमेज का डिस्टेंस ये है, तो इतने डिस्टेंस पे आपकी नई इमेज बनेगी जो इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे कहीं. बात समझ आ रही है? अब ये जो मिरर I2 इमेज जो बनी है ये वापस पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसकी इमेज वापस यहाँ पे कहीं बनेगी. तो सक्सेसिव इमेज आपकी फॉर्मेशन होती जाएगी. फिर ये जो I3 इमेज बनी है, ठीक है, ये वापस मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. ये वापस मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसकी नई इमेज फिर यहाँ पे कहीं बनेगी इसके परपेंडिकुलर. बात समझ आ रही है? फिर सिमिलरली आपकी I4 जो बनी है ये फर्स्ट मिरर के लिए वापस ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसकी इमेज फिर यहाँ पे कहीं बन जाएगी. I5. इस तरह की आपकी इमेजेस बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी. कितनी इमेजेस बनाओगे? तो इसका एक जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है, दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस विच इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा. नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है आपकी? 360 अपॉन थीटा के बराबर. नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 360 अपॉन थीटा. ठीक है, ऐसे तो इमेजेस बनती जाएंगी बनती जाएंगी. कितनी काउंट करोगे आप? सक्सेसिव इमेजेस विल बी फॉर्म. अगर दो मिरर्स को आप थीटा एंगल पे रखोगे तो एक के लिए ऑब्जेक्ट होगा दूसरे के लिए इमेज हो जाएगी, फिर पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा दूसरे वाले के लिए इमेज हो जाएगी. तो इस तरह से इमेजेस आपकी सक्सेसिवली फॉर्म होती जाएगी. तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी? तो इसके लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन दिया गया है which is equal to number of images which is equal to 360 upon theta. अब यहाँ पे ऑड और इवन का भी डिस्कशन है. अगर आपका n का वैल्यू जो है, सपोज करो इवन है, सपोज करो आपका n का वैल्यू अगर इवन आता है, ठीक है, n का वैल्यू अगर आपका इवन आता है तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी? n-1. अगर आपका n का वैल्यू ऑड आता है, n का वैल्यू क्या आता है? ऑड आता है. ऑड में फिर दो केस फॉर्म होंगे. वन इज योर सिमेट्रिक एंड सेकेंड वन इज योर एसिमेट्रिक. अगर सिमेट्रिक का केस है तो इमेजेस कितनी बनेगी? n-1. अगर एसिमेट्रिक का केस है तो इमेज कितनी बनेगी? n. ठीक है, सो इसको हम एक दो एग्जांपल से समझेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ आएगी. और इस पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर दो मिरर्स को हम किसी एंगल पे प्लेस करते हैं तो सक्सेसिवली कितनी इमेजेस फॉर्म होती है. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस, ओके. Bye bye to all of you. We'll meet again in the next class.